एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद विपक्ष लगातार मुंबई में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। क्या सच में मुंबई की सड़कों पर खून खराबा लौट रहा है? मुंबई सपनों की रफ्तार के साथ दौड़ने वाला शहर। मुंबई में जहां पे एक तरफ बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें हैं तो दूसरी तरफ सुकून देने वाला समंदर भी। मुंबई जब भी जगमगाती है तो किसी का भी मन मोह लेती है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन कई सालों तक यह आर्थिक राजधानी अंडरवर्ल्ड के दहशत में थी। आज आपको हम मुंबई की ऐसी कहानी बताएंगे जिसकी जानकारी सुन के शायद आपकी भी रूह कांप उठेगी। करीम लाला, जिसे अक्सर मुंबई का पहला और असल डॉन कहा जाता है, वो शहर के शुरुआती अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा चेहरा था। साल 1911 में अफगानिस्तान में जन्मा लाला 1930 के दशक में मुंबई आया था। वो शुरुआत में शहर के चहल पहल भरे मनी लॉन्ड्रिंग मार्केट में अपना काम करता था। समय के साथ उसने अपनी पहुंच का विस्तार किया और वो जुए और प्रोटेक्शन रैकेट का प्रमुख खिलाड़ी बन गया। उसका नेटवर्क यानी कि पठान गैंग मुंबई में तस्करी का बहुत बड़ा हिस्सा खुद चलाता था, खासतौर पर दक्षिण मुंबई में। यहाँ तक कहा जाता है कि करीम लाला ने ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड को ये राह दिखाई कि तस्करी से कैसे मोटा पैसा कमाया जा सकता है। करीम लाला के उदय ने मुंबई में संगठित अपराध को और ज्यादा हवा दे दी। अब ये शहर छोटे मोटे अपराधों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यहाँ पर तस्करी, जबरन वसूली और सियासी ताकत के गलत इस्तेमाल का भयानक जाल बनता गया। हाजी मस्तान और वरदराजन जैसे अंडरवर्ल्ड के दूसरे उभरते चेहरों के साथ लाला के जुड़ाव ने एक ऐसे आपराधिक साम्राज्य की नींव रखी जो दशकों तक मुंबई पर हावी रहा। अपनी आपराधिक गतिविधियों के बावजूद लाला ने मुंबई के अफगान और पठान समुदाय के बीच रॉबिन हुड जैसी छवि बनाए रखी। उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया और मुंबई जैसे शहर में टिके रहने में उनकी मदद की। जहां पर करीम लाला मुंबई के अंडरवर्ल्ड के अफगानी गुट का प्रमुख चेहरा था, वहीं वरदराजन यानी कि वर्दा भाई इसके तमिल गुट का लीडर था। 1940 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु से मुंबई आने वाले वरदराजन ने मुंबई के बंदरगाहों पर एक साधारण कूली के रूप में अपना करियर शुरू किया। इन बंदरगाहों से ही उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया, जिसमें सामानों की तस्करी भी शामिल थी। उसने विशेष रूप से सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी में महारत हासिल कर ली। ये सब तब हो रहा था जब आयात प्रतिबंधों ने इन चीजों को काले बाजार में काफी कीमती बना दिया था। वरदराजन सिर्फ एक गैंगस्टर ही नहीं था, उसने मुंबई में तमिल आबादी के दिलों में एक अनोखी जगह बना ली थी। उसने तमिल लोगों की देखभाल करके, उनकी आर्थिक मदद करके और उनको कामकाज दिलाकर एक अलग पहचान बना ली थी। तमिल वर्किंग क्लास में उसे एक रक्षक के तौर पर देखा जाता था। उसका दबदबा 1960 के दशक से 1970 के दशक तक रहा था। इस दौरान उसने अपने व्यापारिक कौशल, एक बड़े आपराधिक नेटवर्क को चलाने के साथ साथ खुद को लो प्रोफाइल दिखाने के लिए भी वो जाना जाता रहा। हालांकि दूसरे अपराधियों की तरह वरदराजन का दौर भी तब चला गया जब कानून ने मजबूती से अपना काम करना शुरू कर दिया। भारी दबाव का सामना करते हुए वरदराजन चेन्नई चला गया, जहां पर वो 1988 में अपनी मौत तक खामोशी के साथ जिया। उसके जाने से एक युग का अंत हो गया, मगर गैंगस्टर्स की एक नई पीढ़ी उभर कर निकल कर आई। मुंबई के सभी डॉन में सबसे कुख्यात दाऊद इब्राहिम ने अंडरवर्ल्ड को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। 1955 में महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के खेड़ गांव में जन्मे दाऊद ने एक छोटे मोटे अपराधी के रूप में शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उसने अपनी धाक जमा ली। 1980 के दशक तक वो शहर का सबसे शक्तिशाली गैंगस्टर बन गया था। उसने करीम लाला और वरदराजन जैसे पुराने डॉन्स को पीछे छोड़ दिया। दाऊद को अलग बनाने वाली बात थी उसकी दूरदृष्टिता। उसने स्थानीय तस्करी के धंधे को अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य में बदल दिया। डी कंपनी के नाम से मशहूर दाऊद का गैंग सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी से लेकर ड्रग्स सिंडिकेट चलाने और अंतरराष्ट्रीय हथियार सौदों तक तमाम आपराधिक कामों में लगा हुआ था। उसका सबसे कुख्यात पल साल 1993 में आया, जब मुंबई बम धमाकों की साजिश में उसका नाम शामिल रहा। माना जाता है कि भारत से भागकर दाऊद ने पाकिस्तान में शरण ले ली, जहां पर वो अपना ग्लोबल नेटवर्क चलाता है। पिछले कुछ सालों में उसकी आपराधिक गतिविधियां बढ़ गई हैं।
जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग, जबरन वसूली और अलकायदा जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठनों से संबंध भी शामिल रहे हैं। दाऊद के देश छोड़कर भागने के बाद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक तरह से खाली हुई जगह को बाकी हिंसक गैंगस्टर्स ने जल्द ही भर दिया। इनमें से सबसे कुख्यात अमर नायक था, जो मुंबई की गरीब बस्तियों का गैंगस्टर था। अमर नायक का सिक्का कम वक्त तक ही चला, लेकिन उसका दौर काफी हिंसक रहा। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में सबसे असामान्य चेहरों में एक चेहरा था अरुण गौली। गौली ने अपराधों से राजनेता बनने में सफलता हासिल की। 1980 के दशक में अमर नायक गिरोह के हिस्से के रूप में अपना करियर, उसकी शुरुआत उसने यहीं से की। गौली ने बाद में अपना गैंग बना लिया और सेंट्रल मुंबई में विशेष रूप से भाईकला, परेल, 7 रस्ता और लालबाग के इलाकों में उसने अपनी जगह बना ली। अपने चाहने वालों के बीच डैडी के नाम से मशहूर गौली ने 1990 के दशक में राजनीति में एंट्री की और उसने महाराष्ट्र विधानसभा में एक सीट भी जीती। उसने अखिल भारतीय सेना नाम के एक राजनीतिक दल की स्थापना की, जिसे स्थानीय मराठी आबादी का समर्थन हासिल था। हालांकि गौली का राजनीतिक करियर उसके आपराधिक अतीत को मिटा नहीं पाया और साल 2008 में उसे हत्या का दोषी ठहराया गया। यहीं से काफी हद तक उसका दौर चला गया। पिछले कुछ सालों में मुंबई के अंडरवर्ल्ड का चेहरा फिर से बदल गया। इस शहर में अब पारंपरिक अपराधियों का बोलबाला नहीं है, बल्कि गैंगस्टर की एक नई नस्ल का बोलबाला है। इनमें लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल है, जिसके नेटवर्क का दायरा उत्तर भारत से मुंबई तक पहुंच चुका है। बिश्नोई साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हाई प्रोफाइल हत्या के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था। बिश्नोई बॉलीवुड स्टार सलमान खान को मारने की धमकी भी दे चुका है। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद बिश्नोई एक बार फिर से चर्चाओं में है। यहाँ पर गौर करने वाली बात तो ये भी है कि बिश्नोई कई सालों से जेल की सलाखों के पीछे है और वहीं से उसका नाम एक के बाद एक बड़े अपराधों में आ रहा है। ऐसे में अगर बिश्नोई का नेटवर्क मुंबई में और फल फूल रहा है तो वो इस शहर के लिए नई चुनौती बन सकता है। इसीलिए वक्त रहते हुए बाकी राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र को भी बिश्नोई के नेटवर्क को कुचलने की जरूरत है।